Welcome everyone. Today we are taking a deep dive into the life, genius and enduring legacy of one of the greatest figure in the world literature, Geoffrey Chaucer. चाहे आप कम्पिटिटिव लिटरेरी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, अपने मास्टर डिग्री की रिवीजन कर रहे हो या फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो ये सेशन आपकी चौसर से रिलेटेड सभी क्वेरीज़ को कवर करेगा। आज हम कवर करेंगे कि क्यों ड्राइडन ने चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री डिक्लेयर किया, चौसर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंग्लिश के वर्स में, मीटर में और पोइटिक फॉर्म्स में, और चौसर को क्यों द इंग्लैंड का नेशनल पोइट कहा जाता है, और उनके रियलिज़म के बारे में, ह्यूमर के बारे में और आयरनी के बारे में आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। सो ग्रैब योर नोटबुक्स, set aside your distractions and let's explore the God's Plenty with Chaucer। और जोफ्री चौसर का ये क्वेश्चन, चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देखे। ये इस तरह से आया हुआ है कि वाई इज चौसर कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि डिस्कस चौसर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोइट्री, इवेलुएट चौसर एज अ नेशनल पोइट, discuss Chaucer's realism and humor, examine Chaucer's contribution to English language and literature, assess Chaucer's poetic art and style, discuss Chaucer's contribution with special reference to the Canterbury Tales। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको प्रिपेयर करवाने जा रही हूँ। So let's start. Chaucer as the father of English poetry. John Dryden famously asserted in his fables, Ancient and Modern, 1700, he is the father of English poetry. So I hold him in the same degree of veneration as the Grecians held Homer or the Romans Virgil. जॉन ड्राइडन ने उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है, और अपनी फेबल्स में, एंशंट एंड मॉडर्न में, जो 1700 में आई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह ग्रेशियंस के लिए होमर थे और रोमन्स के लिए वर्जिल थे, इसी तरह मेरे लिए जोफ्री चौसर हैं, बिल्कुल श्रद्धा के योग्य हैं। सिमिलरली मैथ्यू अर्नोल्ड रिमार्क्ड दैट विद हिम इज़ बोर्न द रियल पोइट्री ऑफ इंग्लैंड। और इसी तरह मैथ्यू अर्नोल्ड भी कहते हैं कि उनके साथ ही, जोफ्री चौसर के साथ ही जो रियल पोइट्री की शुरुआत हुई है इंग्लैंड की। जोफ्री चौसर occupies a unique unassailable position in the history of English literature। जोफ्री चौसर उनका जन्म हुआ था 1343 में और डेथ हुई थी 1400 में। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अपना एक अनअसेलेबल पोजीशन उसने बनाई है, अभेद्य पोजीशन उन्होंने अपनी बनाई है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। बिफोर चौसर इंग्लिश लिटरेचर एग्जिस्टेड एज ए फ्रेगमेंटेड कलेक्शन ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स। चौसर से पहले जो इंग्लिश लिटरेचर था वो फ्रेगमेंटेड डायलेक्ट्स में था, मतलब जो लैंग्वेज थी वो कहीं पे कैसी बोली जाती थी, कहीं पे कैसी बोली जाती थी। इंग्लिश का अपना कोई एक खास पहचान नहीं थी। लैकिंग अ यूनिफाइड नेशनल इडियम और अ रिफाइंड पोइटिक ट्रेडिशन, जिसमें कोई भी पोइटिक ट्रेडिशन नहीं था, कोई नेशनल इडियम नहीं थी, मतलब कोई पहचान नहीं थी उस इंग्लिश लैंग्वेज की। बाय ट्रांसफॉर्मिंग द वर्नाकुलर इनटू ए व्हीकल ऑफ सबलाइम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, Chaucer laid the cornerstone upon which all the subsequent English poetry was built। चौसर ने इसको ट्रांसफॉर्म किया और इसको एक उत्कृष्ट स्थान पे लेके गया और इसकी इंग्लिश पोइट्री की नींव रखी, इंग्लिश में पोइट्री लिखने की नींव रखी। लिंग्विस्टिक क्या क्या किया चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज के फील्ड में? सबसे पहला काम उन्होंने किया लिंग्विस्टिक फाउंडेशन एंड एलिवेशन ऑफ द वर्नाकुलर। लिंग्विस्टिक फाउंडेशन, इंग्लिश को एक फाउंडेशन दी, एक पहचान दी, और उसको वर्नाकुलर से यानी कि मातृभाषा से ऊपर उठाकर लेके आए। इन द 14th century इंग्लैंड वाज लिंग्विस्टिकली ट्रिफर्केटेड। एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच was the languages of the court, royalty and legal affairs. Latin was the language of scholarship, theology and the church, while English was relegated to the common folk, split into 4 distinct mutually unintelligible dialects। यानी कि स्टार्टिंग में 14th सेंचुरी में इंग्लिश जो है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई थी। एक तो एंग्लो नॉर्मल फ्रेंच जो कोर्ट्स की लैंग्वेज थी,
रॉयल्टी की लैंग्वेज थी और लीगल अफेयर्स की लैंग्वेज थी। दूसरी थी लैटिन लैंग्वेज, जो स्कॉलरशिप की और थियोलॉजी की लैंग्वेज थी और चर्च की लैंग्वेज थी। और जो इंग्लिश जो थी वो कॉमन एक जो इंग्लिश हम कह सकते हैं वो कॉमन एक आम लोगों की भाषा थी, और वो भी 4 पार्ट्स में बटी हुई थी, 4 टुकड़ों में बटी हुई थी, जैसे नॉर्थम्ब्रियन, साउदर्न, मर्शियन और ईस्ट मिडलैंड्स, यानी कि अलग अलग इंग्लैंड की अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है डायलेक्ट्स बोले जाते थे इंग्लिश के। Chaucer made the conscious and revolutionary decisions to write on the Norman French or scholarly Latin, but in his native East Midland dialects, चौसर ने क्या किया, फ्रेंच और लैटिन दोनों भाषाओं में लिखा, दोनों में लिखा, बट उसने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। थ्रू हिज लिटरेरी मास्टरी he elevated his regional dialect into a flexible, elegant and standard national literary language। और लिटरेरी मास्टरी के द्वारा, यानी कि अपनी पोइटिक जो क्वालिटीज़ के द्वारा उन्होंने एलिवेट किया, उत्कृष्ट बनाया अपने रीजनल लैंग्वेज को, अपने रीजनल डायलेक्ट को। उसने एक फ्लेक्सिबल रूप दिया, एलिगेंट रूप दिया और उसको नेशनल लिटरेरी लैंग्वेज बना दिया। हिज चॉइस प्रूव्ड डिसाइसिव, और उसकी ये चॉइस जो थी वो डिसाइसिव प्रूव हुई, क्योंकि उनके बाद ही इस लैंग्वेज को एज इंग्लिश लैंग्वेज जाना जाने लगा। द ईस्ट मिडलैंड्स डायलेक्ट इवेंचुअली इवॉल्व्ड इनटू स्टैंडर्ड मॉडर्न इंग्लिश। वो जो ईस्ट मिडलैंड की लोकल एक डायलेक्ट थी वो अब एक स्टैंडर्ड मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज बन चुकी थी। Without Chaucer's pioneering work, the linguistic unification of English literature would have been delayed by centuries। अगर चौसर ये काम ना करता इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, तो ये जो यूनिफिकेशन है इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरेचर में, ये सेंचुरीज तक डिले हो जाता, यानी कि क्या पता कितनी शताब्दियों बाद इंग्लिश लैंग्वेज हमें देखने को मिलती लिटरेचर में। तो ये था, उन्होंने फाउंडेशन रखी। अगला पॉइंट है हमारा टेक्निकल इनोवेशन, यानी कि किस तरह उन्होंने इसमें मीटर ऐड किए, वर्स ऐड किए और पोएटिक फॉर्म्स ऐड की। Prior to Chaucer, English was relied heavily on English alliterative patterns, as in the Piers and Plowman and Sir Gawain and the Green Knight, or rough monotonous rhyming meters derived from early French romances। चौसर से पहले जो इंग्लिश वर्स था वो एक एलिटरेटिव, पुराने एलिटरेटिव पैटर्न्स पर था, यानी कि जैसे कि जो पियर्स प्लोमैन है और सर गवेन है, ग्रीन नाइट है, यानी कि ये कंटेम्प्रेरी राइटर्स और बुक्स हैं चौसर की, तो उनमें जो है पुराना एलिटरेटिव पैटर्न यूज़ किया गया है, या फिर कोई रफ मोनोटोनस राइमिंग मीटर का यूज़ किया गया है, जो उस टाइम अर्ली फ्रेंच रोमांसिस में की जाती थी। लेकिन चौसर इंट्रोड्यूस्ड एक्सेंचुअल सिलेबिक मीटर, ब्रिंगिंग यूरोपियन म्यूजिकलिटी एंड स्ट्रक्चरल एलिगेंट टू इंग्लिश वर्स। लेकिन चौसर ने इसको एक वर्स दिया, एक राइम स्कीम दी, सिलेबल और मीटर्स का यूज़ किया और म्यूजिकलिटी दी और एलिगेंट इस लैंग्वेज को बनाया। मेजर प्रोसोडिक इनोवेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय चौसर ने यानी कि प्रोसोडिक होता है छंद से संबंधित, यानी कि ये जो राइम मीटर इनसे संबंधित क्या क्या काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज़ किया। हीरोइक कपलेट हमें जो शेक्सपियरियंस में भी देखने को मिलता है, शेक्सपियरियन सोनेट्स में, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी, चौसर से हुई थी हीरोइक कपलेट की। चौसर इंट्रोड्यूस्ड इयाम्बिक पेंटामीटर इन राइम रॉयल कपलेट। चौसर ने राइम रॉयल में इयाम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया। राइम रॉयल की जो वो थी, राइम स्कीम थी AABBCC। दिस फॉर्म बिकेम द cornerstone of English poetic expression, used brilliantly later by Alexander Pope, John Dryden and William Shakespeare। और यही जो राइम रॉयल है, ये जो राइम स्कीम है, ये एक कॉर्नरस्टोन बन गई, मील का पत्थर बन गई, जिसको बाद में अलेक्जेंडर पोप ने भी यूज़ किया, जॉन ड्राइडन ने भी और विलियम शेक्सपियर ने भी यूज़ किया। हीरोइक कपलेट का यूज़ बाद में बहुत होने लगा था, स्टार्टिंग चौसर ने की थी। उसके बाद राइम रॉयल का भी जो है स्थापना कह लो, शुरुआत कह लो, चौसर ने की थी। इसको हम चौसरियन स्टैंजा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें राइम रॉयल का मतलब है 7 लाइन स्टैंजा, जिसकी राइम स्कीम होती है ABABBCC इन इयाम्बिक पेंटामीटर।
utilized with great subtlety and emotional depth in Troilus and Cressida and the Parliament of Fools। चौसर ने इसी राइम रॉयल स्कीम का जो यूज़ है वो ट्रायलस एंड क्रिसीड और पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स में किया है। फिर है टर्जा रिमा और ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। चौसर ने ही टर्जा रिमा का जो है यूज़ करना स्टार्ट किया। चौसर अडेप्टेड इटालियन फ्रेंच मीटर्स इनटू इंग्लिश। इटालियन और फ्रेंच मीटर्स को चौसर ने इंग्लिश में भी यूज़ किया। मास्टरिंग द ऑक्टोस्लेबिक वर्स इन द बुक ऑफ द डचेस, और ऑक्टोस्लेबिक वर्स बनाया और इसका यूज़ किया है इन द बुक ऑफ द डचेस में। द एक्सपेरिमेंटिंग विद बोकाशियो एंड दांतेज कॉम्प्लेक्स टेंजा फॉर्म, और इसमें बुक ऑफ डचेस में ऑक्टोसिलेबिक वर्स का यूज़ करके उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है बोकाशियो और दांते की कॉम्प्लेक्स टेंजा फॉर्म्स के साथ। फिर रियलिज्म एंड विविड कैरेक्टराइजेशन, ये एक बहुत ही खास बात थी चौसर की पोइट्री की। बिफोर चौसर मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर वाज डोमिनेटेड बाय एब्स्ट्रैक्ट एलिगरीज, सेंटली हैगियोग्राफीज एंड आइडियलाइज्ड शिवलरिक रोमांसेस। चौसर से पहले जो मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर था वो डोमिनेटेड था एलिगरीज को लेकर, यानी कि एलिगरीज ज़्यादा लिखी जाती थी। सेंट्रली हैगियोग्राफीज यानी कि जो संत महात्मा होते थे, धार्मिक जो लोग होते थे, उनकी जीवनियाँ लिखी जाती थी। और आइडियलाइज शिवलरिक रोमांसेस यानी कि जो योद्धा होते थे उनके जीवन पे आधारित जो है वो लिटरेचर लिखा जाता था। कैरेक्टर वर फ्रिक्वेंटली पर्सोनिफिकेशंस ऑफ वर्च्यूज और वाइसेस रेदर देन लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो करेक्टर्स होते थे वो पर्सोनिफाई करते थे किसको, वर्च्यूज और वाइसेस को। रियलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं होता था, रियल ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड वो नहीं होते थे। चौसर broke away from this stiffness by introducing a ground-breaking secular realism। लेकिन चौसर ने इस सारी स्टिफनेस को ब्रेक कर दिया एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेकुलर रियलिज्म को इंट्रोड्यूस करके। In the general prologue to the Canterbury Tales, Chaucer paints a vivid poetry gallery of 14th century English society। और ये जो रियलिज्म है हमें चौसर के कैंटरबरी टेल्स में के प्रोलोग में देखने को मिलता है, क्योंकि चौसर ने अपने इस प्रोलोग में 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी के हर वर्ग से करेक्टर्स को लिया है जो रियल करेक्टर्स थे। ही कैप्चर्स इंडिविजुअल्स अक्रॉस ऑल सोशल स्ट्रेटा, द एरिस्टोक्रेसी, द क्लर्जी, द एमर्जिंग मिडिल क्लास एंड द पीजेंट्री, यानी कि हर वर्ग से। एरिस्टोक्रेसी से जैसे कि नाइट था, नाइट का करेक्टर है। क्लर्जी से जो प्रायोरेस है, फ्रायर है और पार्डनर है और मॉन्क है, क्लर्जी कैटेगरी से ये चार करेक्टर्स लिए हैं। और एमर्जिंग मिडिल क्लास से भी करेक्टर्स लिए हैं, जैसे कि मर्चेंट है, वाइफ ऑफ बाथ है, एक डॉक्टर भी है और एक वकील है। एंड द पीजेंट्री, और किसान वर्ग से भी उसमें प्लोमैन है और मिलर है, यानी कि समाज के हर वर्ग से करेक्टर हैं जो रियलिटी को दिखाते हैं। Chaucer's characters are not static symbols. They possess individual psychological depth, physical quirks, idiosyncratic speech patterns, and complex human motives. जो करेक्टर्स हैं वो सिंबल्स नहीं है, वो किसी चीज़ को सिंबलाइज नहीं करते, बल्कि वो इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल डेप्थ यानी कि अपना खुद का उनका करेक्टर है, खुद की पर्सनैलिटी है जो एज इट इज़ रियलिज्म के रूप में दिखाई गई है चौसर के द्वारा कैंटरबरी टेल्स में। उनकी अपनी एक फिजिकल क्विर्क है और एक स्पीच पैटर्न है, यानी कि जैसा वो अपने लोकल एरिया में बोलते हैं वही सेम टू सेम कैंटरबरी टेल्स में दिखाया गया है चौसर के द्वारा। एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मोटिव्स, और जो ह्यूमन मोटिव्स हैं बिल्कुल भी तोड़ा मरोड़ा या ठीक नहीं किया गया है, एज इट इज़ चौसर ने रखा है, क्योंकि चौसर जो था उन करेक्टर्स के साथ रियल में प्रेजेंट था, वो बस उनको सुन रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और एज इट इज़ वो लिख रहा था, वो सब उसने लिखा उनके बारे में। एज जॉन राइडर एप्टली समराइज्ड, हेयर इज़ गॉड प्लेंटी, और इसीलिए जॉन राइडर ने इस पूरे कैंटरबरी टेल्स के करेक्टर्स को हेयर इज़ गॉड्स प्लेंटी यानी कि गॉड्स प्लेंटी माना है। गॉड्स प्लेंटी मतलब भगवान द्वारा क्रिएट की गई हर एक कैटेगरी से चुन चुन के उठाया हुआ। ह्यूमर, आयरनी एंड ह्यूमनिज्म, किस तरह चौसर ने ह्यूमर का, आयरनी का और ह्यूमनिज्म का यूज़ किया है। चौसर सेंसिबिलिटी इज़ फंडामेंटली ह्यूमनिस्टिक।
जो चौसर है वो ह्यूमनिस्टिक है। ही व्यूज़ ह्यूमन नेचर विद अ ब्लेंड ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन, जीनियल ह्यूमर, सटल आयरनी एंड डीप एम्पथी। जो चौसर है वो ह्यूमन नेचर को कैसे देखता है, क्योंकि उसने एक कीन ऑब्जर्वेशन की है उनकी, और जेन्युइन ह्यूमर का यूज़ किया है, आयरनी का, हल्की फुल्की आयरनी का यूज़ किया है, और डीप एम्पथी का यूज़ किया गया है इन करेक्टर्स के साथ। अनलाइक हिज कंटेम्प्रेरी जॉन गावर हु वाज मोरलिस्टिक एंड प्रीची, जबकि उसके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे जॉन गावर, उन्होंने क्या किया, मोरलिस्टिक और प्रीची लैंग्वेज का यूज़ किया, यानी कि लोगों को नैतिक शिक्षा देना, प्रचार करना, भाषण देना, इस तरह। चौसर रेयरली कंडेम्स हिज करेक्टर्स आउटराइट, लेकिन चौसर जो है वो अपने करेक्टर्स को बिल्कुल भी कंडेम नहीं करता, बिल्कुल निंदा नहीं करता, उनकी कमियों को भी एक लाइट ह्यूमर एक लाइट आयरनी के साथ वो दिखाता है। इंस्टेड ही यूजेज आयरनिक अंडरस्टेटेड ह्यूमर टू एक्सपोज ह्यूमन हाइपोक्रेसी एंड करप्शन। यही मैंने अभी बताया है कि ह्यूमन की हाइपोक्रेसी को और करप्शन को भी, यानी कि कमियों को भी एक अंडरस्टेटेड ह्यूमर के साथ दिखाया है और आयरनी के साथ दिखाया है। पार्टिकुलरली विद इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वाइल रिमेनिंग डीपली कंपैशनेट टुवार्ड्स ह्यूमन फ्लॉज, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, जैसे चर्च वगैरह में लोग नहीं एक्सपेक्ट करते कि कमियां हो कैरेक्टर्स में, लेकिन उन कमियों को भी कंपैशनेट और कंपैशनेट रूप में दिखाया है, ह्यूमन फ्लॉज के होते हुए भी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया है कि चौसर से पहले क्या था और चौसर ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन की है। जैसे कि लैंग्वेज में, चौसर से पहले की जो लैंग्वेज थी वो फ्रेगमेंटेड थी, रीजनल डायलेक्ट्स में, लैटिन में, फ्रेंच में, लैटिन और फ्रेंच डोमिनेटेड थी, और जो इंग्लिश थी वो भी फ्रेगमेंटेड थी। लेकिन चौसर ने क्या किया, एलिवेटेड ईस्ट मिडलैंड्स डायलेक्ट इनटू स्टैंडर्ड लिटरेरी इंग्लिश, और ईस्ट मिडलैंड जिसमें चौसर खुद रहता था, ईस्ट मिडलैंड के डायलेक्ट को उसने एक लिटरेरी इंग्लिश, स्टैंडर्ड लिटरेरी इंग्लिश लैंग्वेज बना दिया। यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज आज हम पढ़ रहे हैं वो ईस्ट मिडलैंड वाला डायलेक्ट था, जो चौसर ने उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दिया। पोइटिक फॉर्म, चौसर से पहले जो पोइम्स थी वो एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखी जाती थी, रफ फ्रेंच मीटर्स में लिखी जाती थी, लेकिन चौसर ने इयाम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया, हीरोइक कपलेट का यूज़ किया, और राइम रॉयल का यूज़ किया। करेक्टराइजेशन, जो पहले के करेक्टर होते थे वो एलिगोरिकल फिगर्स होते थे, मतलब किसी न किसी चीज़ के सिंबल होते थे। रिजिड मोरल आर्किटाइप्स होते थे, यानी कि नैतिक शिक्षा देने वाले होते, जैसे धर्म से रिलेटेड होते थे, लोगों को ज्ञान देने के लिए होते थे। बट चौसर के जो करेक्टर्स होते थे वो साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स होते थे, लाइफ लाइक, यानी कि जीवंत होते थे, रियल होते थे, सेकुलर इंडिविजुअल्स होते थे, वो बिल्कुल रियल थे, कुछ भी उनके साथ तोड़ा मरोड़ा या जोड़ घटाया नहीं गया था। टोन एंड आउटलुक, जो टोन होती थी पोएम्स की चौसर से पहले वो डायडैक्टिक होती थी, रिलीजियस होती थी, और अदर वर्ल्डली होती थी। डायडैक्टिक मतलब वही उपदेशात्मक होती थी, धार्मिक होती थी, और अदर वर्ल्डली यानी कि स्वर्ग नरक की बातें होती थी। बट चौसर के टाइम में चौसर ने क्या किया, ह्यूमनिस्टिक टोन का यूज़ किया, ह्यूमरस का, आयरनिक और ऑब्जर्वेशनल आउटलुक का यूज़ किया चौसर ने। तो ये थे डिफरेंस चौसर से पहले और चौसर के टाइम। फिर सिंथेसिस ऑफ यूरोपियन कंटिनेंटल इन्फ्लुएंसेस, चौसर ने क्या किया, चौसर्स पोएटिक कैरियर इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेज, reflecting his ability to assimilate international literary movements and adapt them for an English audience। चौसर ने अपनी जो लिटरेरी उसका फेज़ था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट चौसर ने इंग्लिश को जो है अडेप्ट किया, अपनी इंग्लिश की ऑडियंस बनाई। सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच में लिखा अप टू 1343 में उनका जन्म हुआ था, और 1372 तक उन्होंने फ्रेंच में लिखा। इन्फ्लुएंस्ड बाई गुइलोम डी लॉरिस एंड जीन डी म्योन्स, रोमन डेला रोज, रोमन डेला रोज से प्रभावित होकर जो है चौसर ने फ्रेंच में लिखी द बुक ऑफ डचेस। मास्टरिंग कोर्टली लव कन्वेंशंस एंड एलिगरी, इसमें उन्होंने लव कन्वेंशंस का यूज़ किया है और एलिगरी का भी यूज़ किया है अपने फ्रेंच फेज़ में। फिर इटालियन फेज़,
1372 से 1386 तक चौसर ने इटालियन में लिखा। डिप्लोमेटिक मिशंस टू इटली एक्सपोज चौसर टू द इटालियन रिनेसा मास्टर्स। इटालियन जो राइटर्स थे, मास्टर्स थे, दांते, पेट्रार्क, बोकाशियो, इन सब से प्रभावित होकर चौसर ने इटालियन लैंग्वेज में भी लिखा। दिस इंस्पायर्ड द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, यानी कि तो हाउस ऑफ फेम है चौसर की, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स है, एंड हिज ट्रेजिक मास्टरपीस ट्रायलस एंड क्रिसीड बहुत फेमस है। ये उसने इटालियन लैंग्वेज में लिखी है और ये अडेप्ट भी की हुई है बोकाशियो की सेकंड फिलोस्ट्रेटो से, ये ट्रोयलस एंड क्रिसीड। और इसी टाइटल पे विलियम शेक्सपियर ने भी लिखी है, एक प्ले लिखा है। द इंग्लिश फेज, फिर आया इंग्लिश फेज 1386 से 1400 तक। अभी तक इंग्लिश फेज में चौसर ने सिर्फ कैंटरबरी टेल्स ही लिखी थी और ये भी कंप्लीट नहीं हुई थी। 40 टेल्स लिखनी थी उसको, क्योंकि सभी ने 40 टेल्स सुनाई थी, बट वो 24 टेल्स ही लिख पाया था। तो रीचिंग फुल आर्टिस्टिक मैच्योरिटी, चौसर शेड डायरेक्ट फॉरेन मॉडल्स टू प्रोड्यूस द कैंटरबरी टेल्स, अ यूनिकली इंग्लिश मास्टरपीस रूटेड इन द लोकल स्पीच, फोक ह्यूमर एंड सोशल रियलिटी। और इंग्लिश में ये उसका मास्टरपीस था जो लोकल स्पीच में लिखा गया था, फोक ह्यूमर का यूज़ किया गया था और सोशल रियलिटी इसके थ्रू दिखाई थी चौसर ने। तो ये था चौसर का लिटरेरी पीरियड जो फ्रेंच से शुरू होता है, इटालियन में भी लिखा और इंग्लिश में कैंटरबरी टेल्स लिखी, और यहीं से जो इंग्लिश है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई और इंग्लिश में पोएम्स, प्लेज और अदर लिटरेरी आइटम्स जो है वो लिखी जाने लगी। लिटरेरी लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर, किस तरह ये लेगेसी साबित हुई कैंटरबरी टेल्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। चौसर्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश पोइट्री कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। चौसर का जो इम्पैक्ट था इंग्लिश पोइट्री पर वो ओवरस्टेटेड नहीं किया जा सकता। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इंग्लिश वाज कैपेबल ऑफ इक्वल पावर, लिरिसिज्म एंड मैजेस्टी टू फ्रेंच, इटालियन और लैटिन। चौसर कहता है कि जो इंग्लिश है उसमें भी इक्वल पावर है, इक्वल लिरिसिज्म है उसमें, फ्रेंच, इटालियन और लैटिन की तरह। इमीडिएटली फॉलोइंग हिज डेथ 15th century poets such as Thomas Hoccleve and John Ligget refer to him as their master and flower of eloquence। यानी कि चौसर के बाद 15th सेंचुरी के जो पोइट्स आए थे उन्होंने भी उनको अपना मास्टर माना है और फ्लावर ऑफ इलोक्वेंस, यानी कि इस लैंग्वेज को ऊपर उठाने वाले, इजाद करने वाले जो थे वो उन्होंने चौसर को माना है। लेटर एडमंड स्पेंसर एक्नॉलेज चौसर एज हिज मास्टर इन द फेरी क्वीन, कॉलिंग हिज लैंग्वेज ए वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। और चौसर बाद में यानी कि रिनेसा के पीरियड में एडमंड स्पेंसर ने भी, जिसने फेरी क्वीन लिखी है, उन्होंने भी चौसर को अपना मास्टर माना है। तो जोफ्री चौसर इज राइटफुली हेल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बिकॉज ही लेड द लिंग्विस्टिक, फॉर्मल एंड थीमेटिक फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश पोइटिक क्राफ्ट। जोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लिंग्विस्टिक, फॉर्मल और थीमेटिक फाउंडेशन रखी है इंग्लिश लैंग्वेज की। ही ट्रांसफॉर्म्ड ए लोकलाइज्ड जर्मनिक डायलेक्ट इनटू ए वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। उन्होंने एक लोकल जर्मैनिक डायलेक्ट को, यानी कि जो मिडलैंड डायलेक्ट था, उसको एक वर्सटाइल आर्ट फॉर्म में चेंज किया और इंट्रोड्यूस किया एक प्रोजोटिक स्ट्रक्चर को, जिसमें आयम्बिक, पेंटामीटर और हीरोइक कपलेट का यूज़ किया गया। दैट डिफाइंड इंग्लिश वर्ड्स फॉर centuries and infused literature with a vibrant humanism and realistic characterization। और इस फाउंडेशन ने चौसर की इंग्लिश को डिफाइन किया सेंचुरीज के लिए, यानी कि सदियों तक इंग्लिश को एक वाइब्रेंट ह्यूमनिज्म और रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन के साथ पेश किया। इन डूइंग सो चौसर सिंगल हैंडेडली इस्टेब्लिश्ड इंग्लिश एज ए मोन्यूमेंटल फोर्स इन वर्ल्ड लिटरेचर। और चौसर ने अकेले ने ही एक लोकल लैंग्वेज को एक मोन्यूमेंटल फोर्स जो है वर्ल्ड लिटरेचर में इस्टेब्लिश किया। तो ये था चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक मेरे से हुई हो या फिर कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।